वायरल फीवर जो है अंडमान में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ये फीवर देखेंगे कि मेनली जो यंग चिल्ड्रन और जो बच्चे लोग रहते हैं, इन्फेंट लोग, उनमें बहुत ज़्यादा ही सिम्टम्स दिख रहे हैं। और हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी देखे हैं कि लाइन लगा है आज का दिन में फीवर का ऊपर में। ये कुछ दिनों से अंडमान में इसका केसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है। इससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है और आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या घरेलू नुस्खे जो होते हैं उसे चालू रखना है, जिससे कि मैटर सीरियस ना हो। हेलो एवरीवन। हाँ, तो आज हम लोग जो मेनली जो अंडमान निकोबार में वायरल फीवर जो है अंडमान में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ये फीवर देखेंगे कि मेनली जो यंग चिल्ड्रन और जो बच्चे लोग रहते हैं, इन्फेंट लोग, उनमें बहुत ज़्यादा ही सिम्टम्स दिख रहे हैं। और हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी देखे हैं कि लाइन लगा है आज का दिन में फीवर का ऊपर में। तो हम लोग के साथ में अभिजीत रॉय सर, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ, हम लोग साथ में है। तो सर से हम लोग जानना चाहेंगे कि सर, जो वायरल जो फीवर अभी जो अंडमान में फैल रहा है, तो ये कितना प्रॉब्लमेटिक है और कितना हो सकता है, क्या ये एक्चुअल में प्रॉब्लमेटिक है? तो हम लोग सर से ही जानना चाहेंगे हम लोग। देखिए, आज के डेट पे जो हमारे पास कुछ मरीज़, खासकर जो बच्चे हैं, वो आ रहे हैं आपके सर्दी खांसी या जुकाम लेकर, जिसे आप फ्लू कहते हो या फिर वायरल फीवर कहते हो। ये कुछ दिनों से अंडमान में इसका केसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है और ये सीज़नल है। जैसे कि आप जानते हो कि सीज़नल इन्फ्लुएंजा या इन्फ्लुएंजा जिसे कहते हैं, हर साल बारिश के मौसम के आसपास बहुत ज़्यादा पनपता है। वैसे ही इस साल भी अंडमान में ये जो वायरस है ये सब जगह पनप रहा है। उसकी वजह से जो केसेस है थोड़ा सा उसमें इजाफा हुआ है, और ख़ासकर छोटे बच्चों में। मुख्यतः ये जो वायरस है ये करीब बच्चे जब इन्फेक्ट होते हैं उसके बाद करीब 7 दिन तक बच्चे भुगतते हैं। 3-4 दिन फीवर होता है, उसके बाद बच्चे खाना नहीं खाते, नाक का गलना, हेडेक, आँखों से पानी आना, बदन में दर्द होना, ये सारा कॉमन लक्षण जो फ्लू के हैं वो सारा कॉमन लक्षण हैं। और इससे कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपका ये वायरस है इससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है और आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या घरेलू नुस्खे जो होते हैं उसे चालू रखना है, जिससे कि मैटर सीरियस ना हो। सर, क्योंकि जो वायरल जो है अभी आज के दिन में, मतलब कॉमनली कंसर्न ये है कि क्योंकि हम लोग कोविड और बहुत महामारी देखे हैं सर, तो ये एक्चुअल में ये जो वायरस जो फैल रहा है ये नॉर्मल फीवर वायरल है या फिर कोई तरह का? देखिए, जहाँ तक वायरस का सवाल है, हर सीज़न में कुछ 3-4 वायरस बहुत एक्टिव होता है। तो हम अभी कोविड-19 से उभरे हैं, लेकिन आज तक हमारे पास जितने भी पैनल टेस्ट किए थे वायरस के लिए, उसमें कभी अभी तक हमारे पास कोई कोविड-19 का केस पॉजिटिव नहीं आया है। हाँ, एक स्वाइन फ्लू का केस हमारे पास पॉजिटिव आया है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिंक्सिशियल वायरसेस के कुछ केसेस पॉजिटिव हमारे पास मिले हैं, लेकिन सारे के सारे एक माइल्ड इन्फेक्शन जैसा है, और वो अपने आप सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। और अब तक इस कारण कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशंस किसी बच्चे को नहीं आया है। सर, इसमें इम्पैक्ट चिल्ड्रन में क्या हो सकता है सर इसमें? सबसे पहले तो कि बताऊंगे कि छोटे बच्चे जितने होंगे उतना ज़्यादा उनको तकलीफ बढ़ेगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, समझा नहीं सकते क्या हुआ। तो एक फीवर आना है, नाक का गलना, कभी कभी कान में दर्द होना, हेडेक जैसा होना, आंखों से पानी आना और बदन में दर्द होना। इसके अलावा बच्चा खाना छोड़ देगा, पीना छोड़ देगा और बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लगेगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा बच्चे को। और बच्चे का अगर आप ध्यान से उसको अगर ORS या फिर खाना, उसका दूध बराबर आप नहीं करोगे तो बच्चे का वज़न भी घट सकता है, जो करीब 7 दिन तक बच्चे को तकलीफ देता है। उसके बाद भी प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे रिकवरी की तरफ जाता है। और इससे सबसे बड़ी इश्यूज़ क्या होता है कि माँ बाप को एक अप्रेंशन हो जाता है, और सिंस छोटे बच्चे हैं, आसपास के जितने बच्चे उनको भी बहुत जल्दी ये बीमारी जो है फैल सकता है, क्योंकि ये वायरस जो है आपका एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है। इसकी वजह से थोड़ा सा कंसर्न हो जाते हैं हम लोग। सर, अभी जनरली देखें हैं कि अभी एक पैनिक सिचुएशन तो नहीं है, बट स्टिल कुछ पेरेंट्स आके जैसे ही सिम्टम्स दिखते हैं उन लोग लेके चले जाते हैं बच्चों को। हम लोग भी देखते हैं हॉस्पिटल ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी में चल रहा है। तो सर, इसका मतलब कौन सा स्टेज में बच्चों को, बड़ों को, जिसको भी ये फीवर हो रहा है, तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए उनको?
हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। देखिए, छोटे बच्चों को एकदम बूढ़े जो लोग हैं उनको तो हॉस्पिटल का तुरंत ले जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा भी सिम्टम बढ़ गया तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। बाकी सबको, इंक्लूडिंग छोटे बच्चे, बूढ़ों के लिए और जो यंग स्टार है, जो अडोलसेंट बच्चे हैं, इन सबको लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले प्रिवेंशन, थोड़ा सा प्रिकॉशंस आप ये कीजिए। तो प्रिकॉशंस में आपको सबसे पहले तो है कि आप, जैसे कि मैंने पहले बोला कि कोविड के टाइम पे मास्क पहनना, हाथ को अच्छे से धोना, मुंह को अच्छे से धोना, नहाना बराबर आपका, भीड़ में जब जाते समय थोड़ा ध्यान रखना अपना, और भीड़ से तो जितना हो सके दूर रहिएगा। इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस इस डिजीज़ के ये है कि एक पहले तो सेल्फ लिमिटिंग है, जैसे सीजन में परिवर्तन होगा ये भी बीमारी गायब हो जाएगा। और नेक्स्ट जो होता है आपका, जब भी आप जाते हो, जैसे आप छींकते हो कोई, तो हाथ रख के, रुमाल रख के छींकिएगा। हाथ को 2-2 घंटे में साबुन से धोइएगा, कभी कभी दिन में 3-4 बार मुँह, फेस को भी साबुन से धोइएगा। जो सैनिटाइज़र है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लिबरली इश्यूज़ नहीं है, लेकिन मास्क ना पहने। मास्क पहनने से आपको तकलीफ बढ़ सकता है इस चीज़ में, और इसकी वजह से मास्क जितना हो सके ये रहे। आपको तो खूब सिम्टम है तो थोड़ा टाइम के लिए मास्क पहन सकते हो आप, 2-4 दिन के लिए, फिर इसको प्रॉपर तरीके से आप डिस्पोज करेंगे। जो न्यूट्रिशन है आपका, वो न्यूट्रिशन आपको ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन में आपको, जैसे छोटे बच्चे उनका दूध पिलाना है तो टाइम पे दूध देना है, चाहे भले कम ले लेकिन ले। दूसरा है कि जितने भी आपके सपोर्टिव ट्रीटमेंट घर में होता है, घरेलू नुस्खा जो भी होता है, उस चीज़ को आप चालू रखेंगे। ट्रीटमेंट के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे पहले तो जब भी फीवर है, बच्चे को खासकर 5 साल के नीचे के बच्चों को 102 फीवर टच करने नहीं देना है बच्चे को। जहाँ 102 पे बार टच हो गया 102 डिग्री फ़ारेनहीट, तो बच्चे को कन्वर्शन से फिट्स का चांसेस बढ़ जाता है। इसके लिए कोशिश करने की सिम्टम्स को नीचे रखिए। पैरासीटामोल की गोली आप ले सकते हो, SOS हर समय मत लेना, 1-2 बार ले सकते हो, उसके बाद भी कम नहीं हो तो फिर डॉक्टर से मिलिए। और पैरासीटामोल की गोली या सिरप 10 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आप दे सकते हो। कुछ विटामिन्स की सिरप्स अगर आप यूज़ कर सकते हो, ORS आप लिबरली बच्चे को दे सकते हो या किसी को भी दे सकते हो। और उसके बाद अगर लगता है कि फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा तो टेपिड स्पॉन्जिंग कर सकते हो, जहाँ पे गमछानुमा कोई टॉवेल लेके, टॉवेल विदाउट ए फर, उसको लेके आप भिगो के उसको निचोड़ लेना है नॉर्मल पानी में, ना ठंडा ना गर्म, रूम टेम्परेचर पानी में, और उसको निचोड़ के बच्चे को बदन को पूरा पोंछ देना है। कुछ बच्चे अगर बारिश ना हो और धूप आया हो तो आप बच्चे को रिपीटेडली नहला भी सकते हो, जिससे कि बुखार कम हो जाएगा और 102 डिग्री क्रॉस नहीं करेगा। कभी भी बच्चे को ज़्यादा मात्रा में पैरासीटामोल या कोई बीमारी, कोई दवाई ज़्यादा लंबे समय के लिए आप नहीं देना है डॉक्टर के बिना सलाह के। किसी भी फीवर में पेन किलर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं कि जैसे फीवर के साथ बॉडी एक हो जाता है तो फार्मासिस्ट के पास जाके ओवर द काउंटर प्रेस्क्रिप्शन लेके अपना कुछ ब्रूफेन या फिर डिक्लोफेनाक या और कुछ दवाई ले रहे थे कि बुखार है प्लस बॉडी ख़त्म हो जाएगा। उससे क्या होगा कि अगर कहीं वायरस ऐसा हो, जैसे डेंगू वायरस अगर हो जाता है उसमें, तो आपको प्रॉब्लम ये होगा कि आपको ब्लीडिंग चांसेस बढ़ जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो पेन किलर है ब्लड को थिन कर देता है, उससे ब्लीडिंग चांसेस बढ़ जाता है। इसकी वजह से आप कोई भी पेन किलर ला ले, सिंपल आप खट्टा, जैसे हो सकता है खट्टा कोई पदार्थ या खट्टे का टैबलेट, जैसे विटामिन C आप ले लो। बहुत ज़्यादा तरल ले लो, तरल का मतलब सिर्फ पानी नहीं होता है, ORS हो गया या कोई जूस हो गया, ये सारा चीज़ आप लेते रहिएगा। नॉर्मल फूड लीजिएगा और मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर उसको आप लीजिए, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं फिर से दोहराऊँगा कि बच्चे अपने आप ठीक हो जाते हैं। जिन बच्चों में या बुज़ुर्गों में लगता है कि आपको उनको सांस की तकलीफ़ हो रही है, चाहे वो मिनिमम क्यों ना हो, आप तुरंत एक डॉक्टर से मिलिए, आप वेट मत कीजिए। सिंपल सर्दी खांसी अलग बात है, जहाँ थोड़ा भी सर्दी खांसी का लक्षण के अलावा लगता है कि आपको सांस का तकलीफ हो है, आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमेट्री आपके घर पे है या घड़ी में आप देख लिए कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 को टच कर रहा है, नीचे नहीं बोलूँगा, टच कर रहा है, तो तुरंत आप प्लीज़ डॉक्टर से मिलिए। और अगर टाइम लग रहा है डॉक्टर से मिलने के लिए,
उस पेशेंट को छाती के बल लिटा दीजिए, जिससे कि जो ऑक्सीजन सैचुरेशन या SpO2 जिसे कहते हैं आप, वो टाइमिंग के लिए मेंटेन रहेगा, और जब तक आप हॉस्पिटल ना पहुंचोगे तब तक वो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगा। सर जैसे हम लोग इससे पहले मैं आपसे पूछा सर, जीवन हॉस्पिटल में देखा है कि ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी चल रहा है सर, तो हेल्थ डिपार्टमेंट कितना प्रिपेयर है सर? हमारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है कोविड-19 का, उसमें हम लोग करीब 4000 पेशेंट्स को एक दिन में संभालने के लिए हम प्रिपेयर्ड हैं। उसके लिए कुछ रिसोर्सेज, खासकर ह्यूमन रिसोर्सेज पुल करना पड़ सकता है यहाँ वहाँ। बाकी जो भी हमारे नॉर्मल बेड्स हैं वो सफिशिएंट आज के डेट पे, क्योंकि हर बच्चा को या हर व्यक्ति को एडमिशन की कोई आवश्यक्ता नहीं है। ओपीडी बेसिस पे सब ट्रीटमेंट हो रहे हैं। जिनको कॉम्प्लिकेशंस है या जिनको अंडरलाइंग कॉज है, सर्दी खांसी के अलावा उनको कोई ऐसा बीमारी है जो क्रोनिक बीमारी है, ऐसे लोगों को एडमिट कभी कभी कर लेते हैं हम लोग, या जिसका थोड़ा सा SpO2 डिरेंज्ड है, सांस की तकलीफ है, ऐसे लोग को एडमिट करते हैं। अदरवाइज 90% केस जो है ओपीडी बेसिस में ट्रीटमेंट होकर वापस जा सकते हैं, तो इसकी ज़्यादा एडमिशन्स की आवश्यकता नहीं है। सर जैसा हम लोग आज का दिन में अंडमान निकोबार में एक बड़ा इशू चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी सर, तो इवनिंग आवर्स में सर नॉर्मली जो मॉस्किटोज जो है उसका जो बहुत ज़्यादा एक ये रहता, तो इसमें जो हॉस्पिटल ये नॉर्मल जो फ्लू चल रहा है अभी, तो डेंगू उंगू का कैसा इसमें दिखेगा सर इसका? देखिए, जहाँ पे बारिश जहाँ पे होती है उसके बारिश कम हो जाती है, फिर से बारिश होती है, तो ये जो एक पैटर्न होती है, इस पैटर्न में आपका डेंगू केसेस बढ़ सकता है। और एक बढ़ सकता है जब बारिश होके ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से, उसके आसपास बढ़ता है डेंगू, पानी का जमावड़ा जहाँ जहाँ होता है आर्टिफिशियल इसमें से, तो डेंगू का चांसेस बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में। जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी की बात है, शाम के टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं है, उसकी वजह से मच्छर का काटना, तो मैं बता दूँ कि डेंगू मच्छर रात को नहीं काटता है। मैं डेंगू मच्छर बेसिकली पहले हम कहते थे एट डॉन एंड एट डस्क, शाम को, अर्ली इन द मॉर्निंग या शाम को काटता था। आजकल जो नया कंसेप्ट है वो है कि सुबह काटता है और 11-12 बजे के आसपास से ज़्यादा काटता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो डेंगू चांसेस ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रूल आउट हो जाता है, उतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, शाम को जो मच्छर काटता है वो मैक्सिमली आपका जो मलेरिया का मच्छर होता है वो आपको ज़्यादा काटता है, और अंडमान में फ़िलहाल तो मलेरिया है ही नहीं। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जनरल एक एडवाइस आप पब्लिक को देने क्या चाहेंगे सर? सबसे पहले तो एक तरह का थोड़ा सा पैनिक की सिचुएशन लोगों के अंदर देखने को मिला है कि बच्चे को हो रहा है तो माँ बाप तुरंत डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बहुत कुछ पैनिक की सिचुएशन हो रहा है। अच्छी बात है डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन एक बात बताऊं कि बच्चे को जो नॉर्मल केयर करना है वो केयर आप घर पे कीजिएगा। जैसे कि एकदम छोटा बच्चा इन्फेंट आपके पास है, उनको सर्दी खांसी है, तो कैसे हम लोग घरेलू नुस्खे में बहुत कुछ करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल बता दो, जैसे कोई कपड़ा लेके उसको तवे में गर्म करके और अपने हाथ की हथेली में लगा के आप फील कीजिए कि बच्चा को टॉयलेट कर पाएगा, तो उसी उतना गर्मी वाला कपड़े को बच्चे का हाथ और जो पैर का जो तलवा है उसमें आप सेकते रहिएगा। इससे सर्दी भी खींच जाएगा और बदन में जो बच्चे का एक इरिटेशन है वो भी कम हो जाएगा। एक दूसरा है जो पैरासिटामोल की सिरप होती है, वो चीज़ आप जो ग्रेडेड डोज होती है जो उस बच्चे के लिए होती है, डॉक्टर से पूछ के, अगर आपको मालूम है पहले डॉक्टर ने पहले प्रेस्क्राइब किया होगा तो उसको कंटिन्यू कीजिएगा। स्पॉन्जिंग या कि टेपिड स्पॉन्जिंग आप कर सकते हो, वो आप कंटिन्यू कीजिएगा। बच्चे को दूध पिलाना, बच्चे को ORS पिलाना, बड़ों को ORS पिलाना या दूसरे फ्लूइड देना, उसमें काफ़ी मात्रा में दीजिए, जिससे कि आपका बदन में जो है डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति ना आए। खासकर क्या होता है कि जो वायरल इन्फेक्शन आपका सांस जो है घना हो जाता है, सांस बढ़ने लगता है, नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ने लगता है, तो उस समय क्या होता है बदन से तरल का मात्रा बहुत ज़्यादा जा सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी तो बारिश का मौसम में पसीना नहीं आता है तो तरल कम नहीं होगा, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा है कि जहाँ पे जो से सांस लेते हैं उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा तरल आपका वेस्ट होता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपको ORS या कोई भी तरल पदार्थ आपको लेना चाहिए। जिसको सर्दी खांसी या 7 दिन तक स्कूल ना आ जाए या ऑफिस खासकर स्कूल ना जाए, और डॉक्टर का सलाह एक बार ले लें। जिसको भी सांस की तकलीफ है प्लीज़ नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में तुरंत जाइए, डॉक्टर से मिलिए, अपना इलाज करवाइए। पैनिक की सिचुएशन से बचिए, कोई मास्क यूज़ ना करें। अगर लगता है कि आपको खुद को सर्दी खांसी बाहर अर्जेंट जाना है तो एक मास्क पहन के जा सकते हो। बाकी हाथ का अच्छे से साबुन से धोना, फेस का धोना, डेली सर से नहाना, ये भी आपको प्रिवेंट करेगा इस बीमारी से। बाकी मैंने बोला पहले कि वायरस है, ये हवा से फैलता है, तो इसको 100% रोकना संभव नहीं है। ये सीजनल है, अपने सीज़न जैसे चेंज होगा ये भी अपने आप चेंज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा अगर आप अच्छा बर्ताव करेंगे तो वायरस आपके बदन में आएगा और इम्यूनिटी कॉज करेगा, ना कि बीमारी। तो इससे आपको एक हर्ड इम्यूनिटी या कम्युनिटी में डेवलप होगा
इससे आपको लॉन्ग टर्म में जाके फ़ायदा होगा। सर जैसे एक क्वेश्चन है कि इसमें कोई तरह का वैक्सीन कोई इसमें यूज़ हो रहा है कि प्रिकॉशन का इसमें? हाँ, वैक्सीन का ज़रूर रोल है हमारे इसमें सीजनल इन्फ्लुएंजा में। देखिए सीजनल इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है वो मल्टीपल वायरसेस होती है, बट वो जो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, इसके जो वैक्सीन होते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपने एक वायरस से आपको इन्फेक्शन हुआ, तो कभी कभी क्या होता है वो वायरस दूसरे वायरस से प्रोटेक्शन दे सकता है। सेम वैसे वैक्सीन से भी होता है। जैसे आपने सीजनल इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन मार्केट में आता है करीब अगस्त से सितंबर में एवरी ईयर आता है। तो एक सिंगल डोज अपने फ्लू शॉट जिसको बोलते हैं, एक डोज ले लिए तो काफ़ी सारा वायरस से एक साथ आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो अगर पेरेंट्स कोई चाहे तो अपने बच्चों को या खुद को, और ख़ासकर उन लोगों को जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी प्रॉब्लम है, कैंसर है या फिर और कुछ बीमारी है क्रोनिक, ऐसे लोग हर साल एक फ्लू शॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको ये बीमारी से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 100% प्रोटेक्शन देगा, आपको बिल्कुल बीमारी होगा नहीं, बट अगर हो भी जाता है तो ये बीमारी आपको जो सर्दी खांसी और जो भी से कॉम्प्लिकेशन है सिर्फ छू के निकल जाएगा, जिसके कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। तो मैं चाहूँगा कि हर कोई जाके आप हर साल खासकर छोटे बच्चों को फ्लू शॉट का एक सिंगल डोज लगा दीजिए, जिससे कि काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत धन्यवाद सर।